हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर पहला जो आर्टिकल स्टार्ट होता है वो है फोटॉन के हिसाब से। तो व्हाट इज मीन बाय फोटॉन। अब फोटॉन के बारे में ना सारे के सारे जो इजम्पशन थी इस पे बेस के ऊपर हम चलेंगे, वो है प्लैंक्स इजम्पशन। अब प्लैंक्स इजम्पशन क्या होती है, जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में डिफरेंशियल इंटरफेरेंस में थ्योरीज के लिहाज से। तो प्लैंक्स इजम्पशन ये कहता है कि हमारे पास जो भी लाइट आ रही है, लाइट किसी भी सोर्स से हमारे पास आ रही है, वो लाइट बेसिकली क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में पहुंचती है। इन पैकेट्स को उसने कहा कि दीज पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, प्लैंक्स इजम्पशंस के बारे में ये मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो एनर्जी obtained होती है, एनर्जी obtained from the black body radiation, from obtained from black body radiation। अब ब्लैक बॉडी एक रेडिएशन, एक ऐसी ब्लैक बॉडी थी जो कि रेडिएशंस को इमिट कर रही थी, तो उसको उसने कहा कि क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, या किसी भी लाइट्स आपके पास आ रही, सन से अर्थ की तरफ लाइट आ रही है, उनसे जो रेडिएशन ऑब्टेन्ड होती है आर in the form of small discrete packets, and these discrete packets are called, जी जी बेटे, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड पे कोई मसला नहीं है, आप चीज़ों को समझे सिर्फ साथ साथ। पैकेट्स आर कॉल्ड, दिस इज नोन एज फोटॉन्स। अब वो कहता है कि भाई जो भी हमारे पास फोटॉन्स आ रहा है पैकेट्स की फॉर्म में, ये फर्स्ट उसका ना इजम्पशन था और पहला पोस्टुलेट था। तो कहता है कि ईच फोटॉन कैरी एनर्जी, ईच फोटॉन कैरी एनर्जी, वो एनर्जी अपने साथ लेके जा रहा है। अब वो जो एनर्जी हमारे पास कैरी कर रहा है वो किसके बराबर है, E इज इक्वल्स टू एच एफ के बराबर है। अब इसमें जो E हमारे पास है ना बेटे, E यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। H रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, ये रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को। और जो हमारे पास F है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। अब प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -34 इंटू जूल सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। अब मैं यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू बनाता हूँ। तो एमसीक्यू बेटे क्या है, मैं कहूँगा बेटे कुछ इस तरह से कि जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, और यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन बेटे आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कूलम्स कांस्टेंट, और थर्ड बेटा आपके पास है लेट्स से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन बेटा आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है आइडियल गैस कांस्टेंट। अब इसमें याद रखना है कि बेटे ऑप्शन क्या बन जाएगा, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट बन जाएगा। अब जरूरी नहीं किस तरह से कि एमसीक्यू पूछा जाए, मैं आपसे एक इसी तरह का भी एमसीक्यू पूछ सकता हूं। वो क्या है, मैं आपसे पूछूंगा कि द यूनिट ऑफ
Planck's constant is related to, ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन बेटे आपके पास है लीनियर मोमेंटम, सेकंड ऑप्शन बेटा आपके पास है एंगुलर मोमेंटम, चार्ली ऑप्शन बेटा आपके पास है एनर्जी, एंड डेल्टा ऑप्शन लेट्स से मैं कहता हूँ कि फोर्स है। अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे फार्मूलाज लिख देता हूँ, उससे आपने देखना है कि किसके साथ इसकी यूनिट मैच करते हैं। P इज इक्वल टू एम वी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एम वी आर। एनर्जी की कहीं से भी निकालें, एफ डी से निकालते हैं, एम जी एच से निकाल लें, हाफ एम ई स्क्वायर से निकाल लें, और फोर्स का जो फार्मूला होता है वो तो आपको पता होता है कि एम ए के बराबर है। अब इसमें से देखना है कि बेटा किसके रेलेवेंट बन जाती है, तो वो ऑप्शन आपने करेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपने इसको बेटे सॉल्व कर लेना है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, उसी तरह प्रोसीड करते हैं हम। इसके बारे में ना कुछ की पॉइंट्स है जो फोटोन के लिहाज से है, वो आपने याद रखने हैं बेटा। पहला पॉइंट आपके पास ये बन जाता है कि जो फोटोन होता है इट इज अनन्यूट्रल। अगर फोटोन न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है, सो इट इज अ चार्ज लेस, सो चार्ज इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ये पहला पॉइंट इसके बारे में आ जाता है। सेकेंड पॉइंट आप क्या डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में? सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, ना तो इसके ऊपर क्या लगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भला, वजह क्या है इसकी? फार्मूला होता है क्यू नॉट ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ही जब जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू, ये बनेगा जीरो इंटू ई, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जीरो। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लगती? बिकॉज फार्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो चार्ज को ज़ीरो पुट कर दो तो ये बनेगा वी बी। सो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो ना तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट, ये बनेगा आपके पास एफ इज इक्वल टू जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो। थर्ड केस बेटा आपके पास रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। अब ये याद रखने वाली बात है। फिर फोर्थ पॉइंट बेटा आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम सी स्क्र। अब इसमें जो हमारे पास m होता है इसको मैं लिख सकता हूँ E डिवाइडेड बाय सी स्क्र। m को हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज नोन एज द वर्चुअल मास। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि वर्चुअल मास ऑफ फोटोन क्या होगा, तो बेटा फिर आपने याद रखना है कि वर्चुअल मास इज इक्वल टू ई बाई क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या है, ई बाई सी स्क्वायर। वर्चुअल मास मीन्स इसका मतलब बेटा क्या है कि इसका मतलब है इट इज नॉट एन एक्चुअल मास, एक्चुअल मास लाइक अ पार्टिकल। तो किसी भी फिजिकल पार्टिकल की तरह इसका मास
एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लिखते हैं कि बेटा ये क्या है, वर्चुअल मैथ, इसका इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से निकाल लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट याद रखें कि इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ फोटॉन इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन, तो जो फोटॉन की स्पीड है वही लाइट की स्पीड है। तो ये आपके पास इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम प्रोसीड करते हैं फर्दर इसकी तरफ। वो बेटा आपके पास क्या है, अब कुछ रिलेशंस है यहाँ पे। अब रिलेशंस की तरह से अगर वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है या फिर सवाल पूछ लेता है तो वो आपको पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे छोटी सी हेडिंग दे रहा हूँ कि रिलेशंस इसके क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू क्या है, एच एफ। तो यहाँ पे एनर्जी का और फ्रिक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो E1 ओवर E2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय F2। तो ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया कि किसी भी दो फ्रिक्वेंसीज गिवन हो तो उनकी एनर्जीज के रेशियो को कैलकुलेट करने का बोला जाए तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेकेंड रिलेशन देखिए, आपको पता है कि एस इज इक्वल टू होता है एच एफ। अब आ जाए फार्मूले पे, v इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा। फोटॉन के लिए v बराबर होता है c के, तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी को निकाल लें तो यह बनेगा c बाय लेमडा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो मैं पुट कर सकता हूँ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। इट मीन्स कि H और C ये तो दोनों बेटा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेमडा। तो कांस्टेंट को हटा दें, इक्वलिटी का साइन को हटा दें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेके आ सकता हूँ। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, 1 ओवर लेमडा। यहीं से एक रिलेशन बना ले कि E1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ये बनेगा लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1। तो ये एक और रिलेशन आ गया वेवलेंथ के लिहाज से। तो ये एक और एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। थर्ड रिलेशन देखिए, आपको पता है एस इज इक्वल टू बराबर होता है एम सी स्क्र के। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एम सी इंटू क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। अब आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है एम वी। फोटॉन के केस में V बराबर होता है C के, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू वर्ड एम सी। अब एम सी की जगह पे मैं ही पुट कर सकता हूँ कि P के बराबर है, तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, P इंटू सी बन जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय C लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि P का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो ये आपका थर्ड एमसीक्यू के लिहाज से आपसे कोई पूछता है तो आपको आना चाहिए। आपको पता है बेटे कि E बराबर होता है किसके, एच एफ के। तो ये जो आपने रिलेशन लिखा हुआ है P इज इक्वल टू ई बाई सी, इसमें आप पुट कर दें एच एफ, तो एच एफ बाई सी बनेगा। तो इसका मतलब है कि P का फ्रिक्वेंसी के साथ P डायरेक्ट रिलेशन आ गया। सो P1 और P2 इस इक्वल टू क्या बनेगा, F1 डिवाइडेड बाय F2। तो ये एक और रिलेशन बन गया, ये आपसे एमसीक्यूज के लिहाज से वो पूछ सकता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। हमारे पास कुछ इस तरह से बात है, जैसे कि अभी मैंने रिलेशन लिखा हुआ था
वो रिलेशन कुछ इस तरह से था कि एज पी इज इक्वल्स टू एच एफ डिवाइडेड बाई सी। अब भी आपने लिखा था कि सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, तो अगर मैं सी डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल्स टू एफ लिख सकता हूँ, तो इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि 1 ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई सी लिख सकता हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपने ये लिखा हुआ है एफ डिवाइडेड बाई सी लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ कि ये बराबर है किसके, 1 ओवर लेमडा के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये नेक्स्ट रिलेशन आपके पास बनेगा, ये बन जाएगा फिर क्या, P इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लेमडा बन जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ पे मोमेंटम का और वेवलेंथ का आपस में क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन। सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, पी। तो ये एक और आपका एमसीक्यूज के लिहाज से रिलेशन बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। अब आपको पता है कि जो P यहाँ पे लिखा हुआ है, P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर मोमेंटम को। एंड जो डेल्टा आपके पास है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डी ब्रोगले वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है डी ब्रोगले वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आप जरा पुट कर दें कि P इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, एम वी के, तो जो मेरे पास रिलेशन बन जाएगा ये वाला, लेमडा इज इक्वल टू आपने लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। तो ये एक और रिलेशन आपके पास बन जाता है, तो ये भी आपसे एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जा सकता है। तो ये आपके सारे रिलेशन बन जाते हैं। ठीक, अब अगर फॉर एग्जांपल ना कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए बेटे आपने शॉर्टकट याद रखना होता है कि देखिए अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेवलेंथ गिवन हो, इफ द वेवलेंथ इज गिवन देन फाइंड द एनर्जी। अच्छा, अब होता क्या है कि आपको पता है बेटे कि E बराबर होता है एच सी और लेमडा के, और H की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻34। और बेटा आपके पास स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है, उसकी यूनिट होती है, सॉरी उसकी जो वैल्यू होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड है, और लेमडा बेटा आपके पास आ गया। आप जब इस सारे नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है, ये आपके पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25 जूल डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ये एक शॉर्टकट बन जाता है कि बेटा सिर्फ वेवलेंथ गिवन हो तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी अगर आप निकाल सकते हैं। तो ऊपर वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25 है। ये आपसे एमसीक्यूज विदाउट कैलकुलेटर अगर आप करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने करना है तो बड़ा सिंपल है, ये जो एनर्जी आपके पास गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया, और लैम्डा आपके पास एज इट इज है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या बनेगी, शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, 1240 इंटू 10⁻⁻ क्या बनेगा -9 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये दो आपने बेटे शॉर्टकट सीख लिए। जूल की फॉर्म में गिवन हो तो बेटा तब आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में गिवन हो तो फिर आपके पास क्या होगा। तो ये आपने ज़रा जहन में रखनी है। इज इट क्लियर? ओके, अब आपके पास
फार्मूला जो आपने लिखा हुआ है, मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता है कि एस इज इक्वल्स टू होता है एच एफ, ये एक फोटोन के लिए है। अगर वो कहता है कि फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो बेटे याद रखें ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू एन एच एफ। तो ये आपने याद रखना है कि एक फोटोन के लिए हम एन की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर रहे होते हैं। ये बनेगा एन इंटू एच इंटू एफ आपके पास है। जो एन आपके पास रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं जैसे एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि रेड लाइट एंड द ब्लू लाइट, दो लाइट मेरे पास है, एक रेड लाइट है और एक ब्लू लाइट है। बोथ हैव, हमने कंडीशन लगा दी, बोथ हैव सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। देन विच ऑफ देम will have maximum number of photons। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन आपको कुछ भी दिए जा सकते हैं, रेड दी जा सकता है, ब्लू दिया जा सकता है, सेम फोटोन की ऑप्शन दी जा सकती है, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है, नन ऑफ दिस। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। आपको पता है कि एस जो ई हमारे पास है वो बराबर होता है एन एच एफ के। इट मीन्स कि एनर्जी का एन के साथ डायरेक्ट रिलेशन आता है। और आपको ये पता है कि E इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लेमडा भी लिख सकता हूँ, बिकॉज फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, सी ओवर लेमडा होता है। ये लिख लिया। अब मुझे कह रहा है कि एनर्जी तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूँ लेमडा इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन एच सी। ये हो जाएगा। इट मीन्स कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन। इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा। तो अब यहां से डिसाइड कर ले कि दो लाइट्स थे, एक रेड थी आपके पास और एक आपके पास क्या है, वो ब्लू लाइट है। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, शॉर्टकट बता रहा हूं एक, याद रखिएगा, विबग्योर। आप राइट साइड पे जा रहे हैं ना बेटे, तो लेमडा आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक लेमडा ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट। इट मीन्स कि नंबर ऑफ फोटॉन फॉर द रेड लाइट is greater than the number of photons of the blue light। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, रेड लाइट बन जाएगा। इज इट क्लियर, बेटा क्लियर है? अच्छा, अब क्योंकि इसके बाद आपने फिनोमेना पढ़ने हैं, तो उससे रिलेवेंट फोटोन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, और उसी के बेस के ऊपर ही हमारे पास डिफरेंट फिनोमिनाज बन जाते हैं। तो उसको ज़रा देख लें, मैं छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ, इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद रेडिएशन। अच्छा, फोटॉन्स डिफरेंट इंटरेक्ट करेगा डिफरेंट रेडिएशंस के साथ, डिफरेंट मैटर के साथ डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन करता है, और उसी के बेस के ऊपर डिफरेंट फॉर्म आपके फिनोमिना बन जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन देखें, अगर हमारे पास एनर्जी लेस देन हो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और इसका जो फोटॉन, इस किस्म का जो फोटॉन है वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो फिर जो फिनोमिना आपके पास बनेगा वो है फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट बन जाएगा, जो कि इससे हमारा अगला आर्टिकल भी है, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि आपके पास होता क्या है। यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक स्लो स्पीड, जो आपके पास फोटोन होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे जो भी फोटोन आप यूज़ करेंगे चूँकि स्लोली होता है, लो एनर्जेटिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो फोटोन है इसकी कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो इसलिए कंप्लीटली फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकंड फिनोमेना बेटा आपके पास क्या है? सेकंड फिनोमेना आपके पास ये बन जाता है कि अगर किसी भी जो भी फोटोन होता है उसकी एनर्जी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस हो, ग्रेटर हो, और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस हो, तो फिर जो आपके पास होता है वो कॉम्पटन इफेक्ट होता है। और थर्ड केस आपके पास ये बन सकता है कि अगर मेरे पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी ग्रेटर हो जाए और इक्वल्स टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो फिर आपके पास क्या होता है? देन द फिनोमेना इज द पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। ये तीसरा प्रोसेस हो गया। फोर्थ प्रोसेस ये, इफ एनर्जी आपके पास क्या हो जाए? इक्वल्स टू हो जाए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो फिर जो आपके पास फिनोमेना होता है दैट फिनोमेना इज नोन एज पेयर इनहेलेशन कहा जाता है। अब ये चार फिनोमेना हमने डिस्कस करने हैं आगे जाके कि किस तरह के फिनोमेना में किस तरह से ये फोटोन इंटरेक्ट करता है, तो इसको हम आगे बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।